हमने लास्ट टाइम 3 पार्ट्स हैं हमारे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन, ऑफ प्रूविंग, और फिर वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या नॉलेज है उसको हमने आगे यूज कैसे करना है। यहाँ पे हम प्रूविंग्स के ऊपर है। शुरू करने से पहले मुझे कुछ बातें बतानी है आपको। हमारी कुछ बुक्स हैं जिनमें प्रूविंग्स दी हुई हैं। डॉक्टर हेनेमन का मटीरिया मेडिका प्योरा है, क्रॉनिक डिजीजेस है। फिर डॉक्टर हेरिंग्स की गाइडिंग सिम्टम्स है। डॉक्टर एलन का एनसाइक्लोपीडिया है। और भी हैं उसमें, काफी आ जाती हैं, कई लोगों ने प्रूविंग्स की हुई हैं। जब हम प्रूविंग्स बैठ के पढ़ते हैं तो ना बड़ा ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है यार क्या चल रहा है, क्या सिम्टम पे सिम्टम दिया हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज है वो वहीं पर है। हमने पहले भी बात की, कल परसों कोई बात चल रही थी। कोई क्लिनिक में एक कोई आए हुए हैं स्टूडेंट आपके वहीं से, आपके जैसे ही हैं। तो कोई पेशेंट आया, उसने कोई बात बताई, तो मैंने पूछा भी इस चीज को कैसे लिया जाएगा। तो उसने बोला कि इसको जी डिजायर फॉर लाइट लेंगे। पेशेंट एक्चुअली कुछ पूछना चाहता था, कुछ जानना चाहता था मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है। तो उन्होंने इसको डिजायर फॉर लाइट ले सकते हैं। मैंने कहा उस डिजायर फॉर लाइट का क्या मतलब। हाँ कोई नहीं नहीं पूछा नहीं, वो बोलता है मैं खुश रहना चाहता हूँ जीवन में, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ जीवन में, मैं हल्का रहना चाहता हूँ। और ये डिजायर फॉर लाइट नहीं होगा कि भी इंसान लाइट रहना चाहता है। चलो, पहली बात, पहला पॉइंट इसमें क्या जाता है। कौन सा इंसान है जो जीवन में स्ट्रेस्ड रहना चाहता है। कल जाके 10 लोगों को पूछना, 20 लोगों को पूछना, जी आप जीवन में स्ट्रेस्ड रहना चाहते हो, क्या लगता है क्या कहेंगे वो लोग कि हाँ जी हम रहना चाहते हैं। अगर कोई डिजायर फॉर स्ट्रेस्ड है किसी में, कोई चाहता है मैं स्ट्रेस्ड रहूं, वो तो चलो फिर भी सिम्टम बनेगा क्योंकि वो अनकॉमन आएगा। लाइट तो हर कोई रहना चाहता है जीवन में। कौन है जो नहीं चाहता कि मेरे ऊपर से बोझ चला जाए, मैं हल्का फुल्का रहूं, जीवन में खुश रहूं, हंसता खेलता रहूं, कोई पैसे की टेंशन ना हो, कोई घर बार की, गाड़ी की, काम काज की, बाहर की, अंदर की, किसी भी चीज की मेरे को फिक्र ना हो। तो हर कोई चाहता है। तो पहली चीज, अगर ये चीज ये डिपेक्ट करती है डिजायर फॉर लाइट, तो फिर वो तो सभी में लग जाएगा वो तो। आप जिसको भी पूछोगे सब में ले लोगे डिजायर फॉर लाइट है जी, इसमें इसमें भी डिजायर फॉर लाइट है, इसमें भी डिजायर फॉर लाइट। कुछ लोगों ने बताया वो ऐसे ही, और उसको नहीं गलत बोलते। स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, उसने भी ऐसे पढ़ा हुआ, किसी ने बता दिया ये ऐसे होता है जी। वो नया है, पूरा कागज है, उसको क्या पता बेचारे को। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ रूब्रिक इज गो टू द प्रूविंग। सिंपल। प्रूविंग में देखो, जहां पे जिस मेडिसिन में डिजायर फॉर लाइट है, प्रूविंग में देखो जी वहां पे कुछ ऐसा उन्होंने बताया जी हल्का फुल्का रहना चाहता है इसलिए हम डिजायर फॉर लाइट दे रहे हैं। तो एक्चुअल में उसको डिजायर फॉर लाइट है, ये रोशनी की डिजायर है उसको, इसलिए दिया गया है। बैलेट होना है, अंधेरा अच्छा नहीं लगता उसको, डिजायर होता है लाइट ऑन करो यार, तो इसलिए दिया हुआ उसको डिजायर फॉर लाइट बेचारे को। तो सबसे पहले ये जो प्रूविंग्स हैं, दे आर कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। पेशेंट ने दवाई ली, उसने कैसे महसूस किया, जैसे जैसे उसने जो उसने डिपेक्ट किया उसको वैसे ही लिख दिया गया। रूब्रिक्स तो बाद में बने हैं उससे, पहले तो जो भी जितना भी प्रूविंग्स हैं वो पेशेंट की वर्डिंग्स में है। जो कॉमन वर्डिंग आती थी उसको उठा के पक्का करके लिख दिया जाता था कि ये तो हमने कईयों में देखा है। ठीक है ना। तो इफ यू हैव एनी ट्रबल अंडरस्टैंडिंग अ रूब्रिक, गो टू द सोर्स। सोर्स आपको बताएगा भी इसका मतलब क्या है, ऐसी ऊल जलूल बातें नहीं दिमाग में फंसा लेनी। ठीक है ना। एक कोई और था वो डिल्यूजन, इमेटीरियल ही इज।
पता नहीं कौन उसका लेके बैठा कि जी उसको लगता है मेरा ना वजूद नहीं है कोई, इसलिए हमने डिल्यूजन इमटेरियल लिया। अरे वो प्रूविंग में देखो व्हाट इज डिल्यूजन इमटेरियल, वो एक इंसान की फीलिंग थी कि मेरे अंदर ना कुछ मैटर रहा ही नहीं है, एज इफ मेरी सिर्फ सोल ही है जो यहाँ पे है और मेरे में कोई मैटर नहीं है, और वो डर रहा है उस चीज से, उसको डर लग रहा है। तो वहां पे उसको लिया था कि एक डिल्यूजन में है वो कि इसको जो इसका जो मटेरियल पार्ट है या कॉर्पोरियल पार्ट है, मतलब ये फिजिकल पार्ट है, डिल्यूजन इन कॉर्पोरियल, ये जो फिजिकल पार्ट है ये है नहीं है, ये बिना फिजिकल पार्ट के मैं घूम रहा हूँ। तो वो चीज जब उस इंटेंसिटी में आती है, कल परसों एक केस था, उसमें एक लड़का है 14-15 साल 16 साल का, वो बोलता है कि मैं जब चलता हूँ ना मेरे साथ साथ कोई चलता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, या मैं बेड में लेटा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कोई है साथ में लेटा हुआ। अब ये तो डिल्यूजन है, इसको तो मैं मानता हूँ, इसको तो कह सकते हैं आप, जितने भी डॉक्टर को पूछोगे ये डिल्यूजन है, हाँ जी है ये डिल्यूजन। अब जब ऐसी इंटेंसिटी हो जाए, जब उसका एक माइंड एक डिफरेंट परसेप्शन, एक अलग सी फॉल्स रॉन्ग परसेप्शन बना रहा है, क्या रॉन्ग परसेप्शन बना रहा है कि मैं हूं और मेरे साथ कोई है, लेकिन है नहीं है कोई भी, तो ये डिल्यूजन है कि हम दो हैं, डिवाइडेड हैं। लेकिन एक इंसान है वो बोल रहा है कि मैं कभी सोचता हूँ कि मैं ये करूं, कभी फिर मेरा मन करता है कि ये करूं, फिर मेरा मन करता है ये करूं। मैं ऐसा लगता है कि दो ना मेरे चलते रहते हैं अंदर, दो चीजें चलती रहती हैं। तो ये थोड़ी डिल्यूजन डिवाइडेड ही और टू हीज और देयर इज समवन बिसाइड हिम, और ये तो एक सिंपल इनडिसिसिवनेस है, दुविधा है, जैसे हम बोलते हैं दुविधा है जी। तो इनडिसाइसिव को भी अगर आप डिल्यूजन लो लोगे तो फिर ये तो एक बेस बन जाता है रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन का। और आप जिन लोगों ने भी शुरू करना है ये काम, प्लीज ऑर्गेनन को समझो बड़े अच्छे से। कोई ऐसे रूब्रिक हैं जो आप, दिमाग है आपके पास बड़ा अच्छा है, अगर आपको लगता है कि कोई बता रहा है जी इसका ये मतलब है, जाओ प्रूविंग में देखो कि क्या इसका वही मतलब है, कहीं आप गलत तो नहीं सीख रहे। ठीक है ना, क्योंकि जब आप पहली बार कोई सीखते हो और आप गलत सीखते हो तो गलत ना कहीं फंस जाता है दिमाग में, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रिसेंटली मेरे 3-4 एनकाउंटर हुए हैं लोगों के साथ, कुछ डॉक्टर्स के साथ, कुछ स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए मुझे ये था कि मैं आज ये आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारा पोर्शन भी वही बाई चांस शुरू होने वाला है कि इन प्रूविंग। हाँ ठीक है, आपको पढ़ने में थोड़ा ऐसा लगता होगा प्रूविंग्स को, लेकिन यही है, वो मसालेदार चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, माइंड की, मेंटल्स की कहानियां अच्छी लगती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी एक्सपीरियंस से आ रही हो तो ठीक है, अच्छी होती है, फिर ये किसी एक्सपीरियंस से किसी पेशेंट के बारे में बताया जाता है किसी। लेकिन एज अ बिगनर मैं हमेशा बोलता होता हूँ कि एज अ बिगनर जब आप क्लिनिक में बैठते हो, जाके बैठते हो, शुरू करते हो, आप 2-3 साल 4 साल आपके लग रहे हैं पहले, physicals will be more easy to understand, to look into, to grasp as compared to mentals। mentals नहीं समझ में आते पहले, आपको हर इंसान सप्रेस्ड एंगर ही लगेगा, भाई गुस्सा दबा रहा है। कोई डॉक्टर कैसे जी गुस्सा आता है, हाँ जी आता है, फिर निकाल देते तो दवाई लेते हैं जी गुस्सा निकाल। अगर आप 20 लोगों को पूछो, 20 में से 15 यही बोलेंगे आपको, कोई 5 होंगे जो बोलेंगे कि मैं निकाल देता हूँ जी गुस्सा। चलो 15 ने ये बोल दिया जी मैं दबा लेता हूँ, फिर तो मिल जाता है, हाँ जी सप्रेस्ड एंगर मिल गया। जो लोग बोल देते 5 हम निकाल देते हैं, वहां पे फिर कंफ्यूजन है, अभी इसको कैसे ले, भी निकाल दिया इसने तो गुस्सा। ठीक है ना, और आप देखोगे कि आपके पास वही चीज रिपीटेटिवली आती जा रही है, केस रिपीटेटिवली आती जाती है। वो रिपीटेटिवली वही दवाइयां जब आनी शुरू हो जाएं, रिपीटेटली रिपीटेटिवली जब वही सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, वही रूब्रिक्स आने शुरू हो जाएं, इसका मतलब कि जो आपके पढ़ाई का दायरा था वो खत्म हो चुका है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जितना आपने सीखा था वो आप एग्जॉस्ट कर चुके हो, इसका सिंपल इतना सा मतलब है।
अगर आपके दिमाग में बार बार लाइट ही आ रही है, बार बार सल्फर ही आ रही है, तो जब जो या फिर जो मेडिसिन अभी अभी पड़ी है सिर्फ वही आ रही है दिमाग में, इसका मतलब है कि आपका दायरा जो है अभी वो थोड़ा इतना था, वो भी पूरा आपने कर लिया एग्जॉस्ट। इस दायरे को बड़ी करने की जरूरत है, और पढ़ाई करने की, और रूब्रिक्स, सिम्टम्स, दवाइयों को समझने की और गहराई में जाने की अभी जरूरत है। ये इंडिकेटर होते हैं कुछ क्लिनिक, जिन्होंने जो कर रहे हैं अभी स्टार्ट किया है, 3 हो गए, 4 5 साल हो गए, उन्होंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। जिन्होंने अभी शुरू करनी है उनको मैं पहले से बता के रख रहा हूँ कि किन चीजों से बच के रहना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। करो, गलती करो, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। यू शुड मेक एज मच मिस्टेक्स एज यू कैन मेक, बट डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। दैट इज द फंडा। पूरा एक बार कर लो, उसे सी नहीं करो, ये जरूरी है। गलती करना बुरी बात नहीं, गलती करो जितनी मर्जी। गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन सीखना है, सीखना भी है, ठीक है ना। चलो 110 शुरू करते हैं। डॉक्टर हनुमान कह रहे हैं, आई सॉ मोर ओवर that the morbid lesions which previous authors had observed to result from substances when taken into the stomach of healthy persons, either in large doses given by mistake or in order to produce death in themselves or others, or under circumstances accorded very much with my own observations when experimenting with the same substances on myself and other healthy individuals. तो हनुमान सर बोल रहे हैं कि मैंने ये देखा है कि जो मॉर्बिड लीजन्स होते हैं, जो कई पुराने ऑथर्स ऑब्जर्व किए कि कुछ किसी ने कोई मेडिसिनल सब्सटेंस लिया पेट में, किसी हेल्दी इंसान ने, या तो कहीं गलती से किसी से लार्ज डोज ली गई उससे, या उसने अपने आप को डेथ के लिए या किसी की डेथ के लिए उसको दिया गया जहर की तरह, पॉइजन की तरह, तो वो कुछ मॉर्बिड लीजन प्रोड्यूस करते हैं। और हनुमान सर बोल रहे हैं कि जब उन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर और कुछ हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर, तो वो जो लीजन्स हैं, ऐसी जो हैं या सब्सटेंस हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। These authors give details of what occurred as histories of poisonings as proofs of the pernicious effects of these powerful substances, chiefly in order to warn others from their use. तो हरिवंश सर बोलते हैं कि जितने भी ऑथर हैं, इन्होंने जो ये डिपिक्शन दी हुई है कि आर्सेनिक से इस तरह के अल्सर हो जाते हैं जी, मरकरी से इस तरह का हो जाता है, कोई पॉइजनस बेरी है वो ये प्रोड्यूस करती है, कोई पॉइजनस मशरूम है तो ये होता है, कोई स्नेक पॉइजन से ये सिम्टम आते हैं। तो हनुमान सर बोल रहे हैं कि वो बेसिकली उन्होंने इसलिए नोट डाउन किए ताकि वो लोगों को वार्न कर सके इन सब्सटेंसेस के यूज के अगेंस्ट, पार्टली also for the sake of exalting their own skill. When under the use of these remedies they employed to combat these dangerous accidents, health gradually returned. और बोल रहे पार्टली उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अपने स्किल को एक्साल्ट करना चाहते थे, ताकि अगर किसी ने ऐसी कोई दवाई ली है, कोई ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस लिया है, तो उसको, उस एक्सीडेंट को एंटीडोट करके, उस चीज को कम्बैट करके, ठीक है ना, हेल्थ को वापस लाया जाए कि हाँ जी देखो इसने पॉइजन ले ली थी, ये बंदा है, इसने बचा लिया। बट पार्टली ऑल्सो व्हेन द पर्सन सो अफेक्टेड डाइड अंडर देयर ट्रीटमेंट in order to seek their own justification in the dangerous character of these substances which they then termed poisons. अब बोले लेकिन सबसे बड़ा पार्टली ये था, बट पार्टली ऑल्सो, कि अगर वो जो इंसान जिसने जहर खाया, जिसने ऐसी कोई दवाई ले ली, या जिसको गलती से कोई ऐसी दवाई दे दी गई लार्ज डोजेज में और उसमें उसका इफेक्ट हुआ और वो बच नहीं पाया, बताया जा सके रिश्तेदारों को, लोगों को, तो ना एक्चुअली जो इसने लिया जहर था वो, इसलिए बचा नहीं, तो उन्होंने उसका नाम पॉइजन रख दिया कि जहर था जी, जहर खा लिया ना इसने, इसलिए बचा नहीं। बात तो ये थी कि हम बचा नहीं पाए, चलो। None of these observers ever dreamed that the symptoms they recorded merely as proofs of the noxious and poisonous character of these substances were sure revelations of the power of these drugs to
distinguish curatively similar symptoms occurring in natural diseases. बोले लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये ऑथर नोट करना भूल गए वो ये था कि जो सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर रहे थे ये जो नॉक्शियस पॉइजनस कैरेक्टर के, ये एक्चुअली उन मेडिसिनल सब्सटेंसेस या उन सब्सटेंसेस की पावर थी, उसकी रिविलेशन थी। वो अपनी पावर दिखा रहे थे कि वो हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं। जब सिंपल सिम्टम के रूप में किसी नेचुरल डिजीज में दिया जाए तो वो उन्हीं चीजों को क्योर करने की भी पावर रखते हैं। अगर आर्सेनिक है वो अंदर जाके किसी में अल्सर प्रोड्यूस कर रही है, एसिडिटी प्रोड्यूस कर रही है, वॉमिटिंग इंड्यूस कर रही है विद कोल्ड पर्सपिरेशन, विद वीकनेस और कोलैप्स ऑफ द पेशेंट, तो ये बेसिकली आर्सेनिक की पावर है, उस सब्सटेंस की पावर है जो एक हेल्दी इंडिविजुअल के हेल्थ को ऑल्टर करने की पावर है उसकी। और इसी पावर को हनीमन सर ने डिमिनिश करके उसको उसी के क्यूरेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया। That these their pathogenetic phenomena were intimations of their homeopathic curative action. ये बिल्कुल वही चीजें थी जो होम्योपैथिक क्योर में करती हैं। And that the only possible way to ascertain their medicinal power is to observe those changes of health medicines are capable of producing in the healthy organism. और बोल रहे हैं कि ये जो पावर्स हैं इनकी, अगर हमने देखना है कि किसी मेडिसिनल सब्सटेंस में क्या पावर है तो उसको देखने का एक ही तरीका है, ये देख के कि वो एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ में क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस कर देती है जब वो उस इंसान के अंदर जाती है। फॉर द प्योर पिकुलियर पावर of medicines available for the cure of diseases are to be learned neither by any ingenious a priori speculation nor by the smell, taste or appearance of the drugs. क्योंकि किसी भी दवाई की, हनीमन सर बोल रहे हैं, उसकी क्यूरेटिव पावर क्या है उसका ये नहीं, किसी स्पेकुलेशन से नहीं पता लगाया जा सकता कि अच्छा जी इसकी कड़वी स्मेल है तो कुछ कड़वाहट पैदा करती होगी, ये मीठी स्मेल है तो कुछ अंदर मीठा मीठा तेजा एल्कलाइन वो प्रोड्यूस करती होगी, या देखने में हरी है तो हरी वॉमिटिंग इसी की वजह से ना आती हो। और उसकी अपीयरेंस, स्मेल या टेस्ट से इसका पता नहीं लगाया जा सकता। नॉर बाय देयर केमिकल एनालिसिस, ना ही उसके केमिकल, अच्छा इसमें कार्बन ज्यादा है तो अगर शरीर में कार्बन ज्यादा चला जाए तो ये हो सकता है, ना ही उसके केमिकल एनालिसिस से इस बात का पता लगाया जा सकता है। नॉर येट बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेवरल ऑफ देम एट वन टाइम इन अ मिक्सचर इन डिजीजेस, ना ही अगर हम उनको कई दवाइयों को मिक्स करके दे रहे हैं बीमारियों में उससे पता लगाया जा सकता है। क्यों? एक तो मिक्सचर है, दूसरा हम उसको बीमारी में दे रहे हैं, तो हमें पता नहीं लगेगा कि ये क्या ठीक करने की कैपेबिलिटी रखती है। It was never suspected that these histories of medicinal diseases would one day furnish the first rudiments of the true pure materia medica. सर बोलते हैं कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो हिस्ट्रीज है मेडिसिनल डिजीजेस की, जो बीमारियां दवाइयों से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है ना, मेडिसिनल डिजीज मतलब किसी को सल्फर की ऑइंटमेंट दी तो उसके बाद जो बीमारियां उसको पैदा हुई, किसी को मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट दी, मैं उस दिन देख के हैरान हो गया, कभी देखना नेट के ऊपर डाल के कि मरकरी कौन कौन सी दवाइयों में यूज होती है, ये डाल के देखना एक बार, आज की डेट में बोल रहा हूँ, और आप हैरान रह जाओगे कि शायद ही कोई ऐसा, थोड़ी कुछ टेबलेट्स वगैरह हैं जिनको छोड़ के, चाहे वो आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, चाहे कोई स्किन की क्रीम्स हैं, चाहे कुछ मेडिसिन हैं, चलो वैक्सीनेशन तो है ही है, कोई भी 80 to 85% ऑफ मेडिसिन बेसिकली कैरी मर्करी इन, तो जो लोग ले रहे हैं उनको बार 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 उनको होगी नहीं पॉइजनिंग उससे, और होती है। आपके पास पेशेंट आएंगे जिनको ये सिम्टम्स आएंगे मर्क्यूरियल पॉइजनिंग के, तो लोग कई सालों से आई ड्रॉप डाल रहे हैं जी, कई सालों से ये ड्रॉप डाल रहे हैं, ऐसे ही वो एक इवन कैलामाइन लोशन, कुछ कैलामाइन लोशंस हैं, ठीक है ना, सिंपल मॉइस्चराइजर का, अच्छा ड्राई स्किन है
डॉक्टर कहते हैं कैलामाइन लोशन लगा लो, वो लगाते रहते हैं, उसमें भी मरकरी होती है। तो ये जो मेडिसिनल डिजीजेज हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, हनीमन सर ने बोला कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो हिस्ट्री है मेडिसिनल डिजीजेज की, ये एक दिन एक प्लेटफॉर्म फर्निश करेगी ट्रू प्योर मटीरिया मेडिका के लिए, एक सही मटीरिया मेडिका के लिए, which from the earliest times until now has consisted solely of false conjectures। बोला कि जब आज तक मटीरिया मेडिका चला आ रहा है उसमें तो सिर्फ कंजेक्चर्स हैं जो झूठे हैं। कंजेक्चर मतलब बनी बनाई बात, दो बंदे बैठे उन्होंने बात बना दी तो वो डाल दी मटीरिया मेडिका में। एंड फिक्शंस ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है, दैट इज टू से डिड नॉट एग्जिस्ट ऑल, के आज तक मटीरिया मेडिका एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज पहली बार हुआ है एक ट्रू प्योर मटीरिया मेडिका का प्लेटफॉर्म रखा गया है इन इस डाटा के ऊपर ही। डाटा भी वही है, लेकिन एक जो बेसिक तरीका है देखने का, प्राइमरी एक्शन को सेकेंडरी एक्शन को समझने का, इंसान को समझने का, डिजीज कैसे प्रोड्यूस होती है उसको समझने का, वहां से हनीमन सर को यह भी समझ में आ गया कि भाई यही तो है जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, एक रूडिमेंट्री प्लेटफॉर्म है जहां से मटीरिया मेडिका को तैयार किया जा सकता है। The agreement of my observations, next aphorism, on the pure effects of medicines with these older ones, although they were recorded without reference to any therapeutic object, and the very concordance of these accounts with others of the same kind by different authors must easily convince us that medicinal substances in the morbid changes they produce in the healthy human body according to fixed eternal laws of nature। बोले जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और ऐसी ही थेराप्यूटिक ऑब्जेक्ट्स को लेके, ऑल्दो दे वर रिकॉर्डेड विदाउट रेफरेंस टू एनी थेराप्यूटिक ऑब्जेक्ट्स, जो पुरानी है वो बिना थेराप्यूटिक ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस के ही रिकॉर्ड की हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे कई ऑथर हैं जिन्होंने इन चीजों के ऊपर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की हुई हैं। बोल रहे वो एक चीज हमें जरूर बता देती हैं, मस्ट इजीली कन्विंस अस दैट मेडिसिनल सब्सटेंसेस एक्ट in the morbid changes they produce in the healthy human body according to fixed eternal laws of nature। ये जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, ये जो मॉर्बिड चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, वो चेंजेस फिक्स्ड इटर्नल लॉज ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग ही होती हैं, and by virtue of these are enabled to produce certain reliable disease symptoms each according to its own peculiar character। और क्योंकि फिक्स्ड इटर्नल लॉज ऑफ नेचर की होती हैं, अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंगली होती हैं, तो इस सब में इंडिविजुअल चेंजेस ही प्रोड्यूस करते हैं। आर्सेनिक एक तरह की चेंज प्रोड्यूस करेगी, मर्कसोल एक तरह की चेंज प्रोड्यूस करेगी, हीपरसल्फ एक तरह की चेंज प्रोड्यूस करेगी, कल्केरिया कार्ब एक तरह की चेंज प्रोड्यूस करेगी। तो दे विल नॉट बेसिकली प्रोड्यूस द सेम चेंज इन ईच हेल्दी ह्यूमन बॉडी, अलग अलग तरह की करेंगे, और इस अलग अलग तरह में ही इन अलग अलग बीमारियों का क्योर पड़ा है। तो हनुमान सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट उसका जो बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि मैंने भी ये नोट किया है और बहुत सारे मेरे से पहले वाले ऑथर्स ने भी ये चीज रिकॉर्ड की है, नोट की है। ऑल्दो कईयों ने उस थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन सबने ये चीज जरूर नोट की है कि कोई भी पॉइजन है, कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस है जिसमें जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो अपने ही तरीके की चेंज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए उन सिम्टम से पहचाना जाता था कि इसको आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई है या इसको सांप ने काट लिया है तो उसकी पॉइजनिंग के सिम्टम है, क्योंकि वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टमेटोलॉजी प्रोड्यूस करता था। इवन स्नेक बाइट्स में भी हर स्नेक अपने ही तरीके की सिम्टमेटोलॉजी प्रोड्यूस करता है। एवरी स्नेक विच बाइट्स, अगर लेकेसिस बाइट कर रहा है, प्रोटेलस हॉरिडस बाइट कर रहा है या नाजा बाइट कर रहा है, तीनों की सिम्टमेटोलॉजी बाइट की भी अलग अलग होती है। वहीं से कोई अगर कोई एक्सपर्ट है जिसने इन चीजों को पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो आराम से बता देगा भाई तो कोबरा ने काटा हुआ है इसको।
लेकेसिस का या क्रोटेलस हॉरिडस का बाइट नहीं है ये, ठीक है ना। सो हनीमन सर बोल रहे हैं कि क्यों, और ये जो क्वालिटी है थेराप्यूटिक एजेंट्स की, दिस इज अगेन फिक्स्ड ऑन द इटर्नल लॉज ऑफ नेचर। ये फिक्स्ड है, इन्होंने वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करने हैं, इन्होंने वही चेंजेस प्रोड्यूस करनी है हेल्दी ह्यूमन बॉडी में। In those older prescriptions of the often dangerous effects of medicines ingested in excessively large doses, we notice certain states that were produced not at the commencement but towards the termination of these said events, and which were of an exactly opposite nature to those that first appeared. बोले कोई ऑल्डर जो हमारी प्रिस्क्रिप्शंस हैं कुछ डेंजरस मेडिसिनल इफेक्ट्स की, जिनको एक्सेसिवली लार्ज डोजेस में दिया जाता था, तो उनमें देखा गया कि कुछ स्टेट्स थी जो कि उसके जब देनी शुरू की, कोई दवाई देनी शुरू की, कोई मेडिसिन देनी शुरू की, तो उस टाइम उसके कोई साइड इफेक्ट या इफेक्ट्स नहीं दिखते थे, लेकिन वो इफेक्ट्स दिखते थे जब के टर्मिनेशन होनी शुरू हो जाती थी किसी पेशेंट की या कोई बीमारी की, जो कि पहले जो इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल किसी को बुखार हुआ, बुखार के लिए दवाई दी, बुखार कम हो गया, बाद में जब टर्मिनेशन होना शुरू हुआ मेडिसिन के एक्शन का या वट एवर पेशेंट, तो वो जो बॉडी की हीट है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। पहले तो उसने ऐसे ही एक्ट किया कि उसने बुखार को कम कर दिया, लेकिन बाद में वो बुखार और भी ज्यादा चढ़ के आ गया, ठीक है ना। विच आर ऑफ एन एग्जैक्टली ऑपोजिट नेचर टू दोज दैट वेरी फर्स्ट अपीयर्ड। These symptoms, the very reverse of the primary action or proper action of the medicine on the vital force, are the reaction of the vital force of the organism, its secondary action. ये जो बाद में सिम्टम आए, क्योंकि प्रूविंग में भी डॉक्टर हनीमन बोलते हैं कि अभी प्रूविंग दो तरीके से हुई, दो तरीके से मतलब चलो हनीमन सर ने की तो है, लेकिन उन्होंने ओल्ड लिटरेचर में से जो मेडिसिनल एजेंट्स थे उनके जो सिम्टम्स आते गए, कुछ फिजिशियंस ने रिकॉर्ड किए, उनको भी बेस रखा। ये जो है दवाइयां जब लार्ज डोजेज में दी गई तो ये वाले सिम्टम प्रोड्यूस करती हैं ये, ठीक है ना, उनको भी बेस में रखा। तो उसमें भी उन्होंने दो तरह के सिम्टम बनाए कि कुछ दवाइयों में कमेंसमेंट में जो सिम्टम आए या उन्होंने कमेंसमेंट में जो एक्शन किया उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन बाद में आया, लेकिन वो वाइटल फोर्स का एक्शन था, वो दवाई का एक्शन नहीं था, ठीक है ना। Of which, however, there is seldom or hardly ever the least trace from experiments with moderate dose on healthy bodies and from small doses none whatsoever. और बोल रहे हैं कि ये जो चीज है जो लार्ज डोजेस में नोट की गई है पुराने उसमें, ये बहुत हार्डली या कभी कभाई छोटे छोटे ट्रेस में होते हैं जब हम इसको एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं, प्रूविंग में करते हैं विद मॉडरेट डोजेस ऑन हेल्दी बॉडीज एंड फ्रॉम स्मॉल डोजेस नन व्हाटएवर, ठीक है। बोलते हैं कि प्रूविंग में ऐसा नहीं होता, प्रूविंग में उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं आता बाद में, क्योंकि हमने डोजेज ही बड़ी छोटी थी, डोजेज को हम रेगुलेट करते हैं, जैसे ही सिम्टम आना शुरू हुआ तभी मेडिसिन बंद कर दी, सिम्टम आते गए उनको नोट करते गए हम एक्सपेरिमेंट्स में, और जैसे जैसे उस क्योंकि डोज बड़ी स्मॉल थी, अब आप ऑक्सीजन सॉरी अपनी पैरासिटामोल लेते हैं, अगर थोड़ी सी लोगे आधी लोगे तो उसका असर जल्दी खत्म हो जाएगा, पूरी लोगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, डेढ़ गोली ले रहे हो तो थोड़ा और लंबा चलेगा उसका असर। तो वैसे ही बाकी के मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, जब हमने दी स्मॉल डोज में है वो, तो उसका असर थोड़ी देर रहेगा, वो अपने सिम्टम निकालेगी और चले जाएगी। इन दी होम्योपैथिक क्यूरेटिव ऑपरेशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स फ्रॉम दीज ओनली सो मच एज इज रिक्विजिट टू रेज द हेल्थ अगेन टू द नॉर्मल हेल्दी स्टेट। और जब होम्योपैथिक क्यूरेटिव ऑपरेशन होता है, किसी बीमार इंसान में हम दवाई देते हैं, तो वहां पे अभी एक्चुअली इस पैराग्राफ में हनीमन सर ये बता रहे हैं कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि पॉइजन की वजह से या मेडिसिनल पॉइजनिंग क्या होती है या उनका एक्शन क्या होता है, मेडिसिनल डिजीजेस क्या होती हैं, ये चीजें हेल्थ को कैसे डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन अब जब हम प्रूविंग करेंगे तो उसमें इन चीजों को लेकर डरना नहीं है कि कहीं मेरे पेशेंट की या मेरी हेल्थ को परमानेंटली डिस्टर्ब ना कर दें।
या जब मैंने कल जाके दवाई देनी है किसी को एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन, तो कहीं वो पेशेंट की जो हेल्थ है वो ना डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पे उस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वहां पे इसलिए हो रहा था, पहली बात तो बहुत लार्ज डोजेस थी वो, तो जो हमारी डोज है वो तो बहुत छोटी है, स्मॉल डोज है, डिल्यूटेड है, डायनेमिक है। और जब पहले तो हमें हेल्दी बॉडी में देंगे वो डोज, तो एज एन एक्सपेरिमेंट उसका जो असर है वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, उसने जितना भी सिम्टम निकालने होंगे वो तब तक निकाल चुकी होगी। जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाएगी क्यूरेटिव ऑपरेशन में, जब कोई इंसान बीमार है और हम एज अ क्योर उसको दवाई देना चाहते हैं, किसी को कोई डिजीज है हम उसको आर्सेनिक दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन उसको आर्सेनिक दे रहे हैं, तो वो आर्सेनिक सिर्फ इतना ही काम करेगी उसके ऊपर कि उसकी हेल्थ को दोबारा रेज कर दे। उसने उतना ही काम करना, सिर्फ उतना ही स्टिमुलस लेके आना है कि उसकी हेल्थ दोबारा से रीगेन हो जाए टू द नॉर्मल हेल्दी स्टेट। तो हनीमन सर ने ये बेसिकली मेडिसिन का एक्शन बताया है इन डिजीज्ड बॉडी कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है, और हेल्दी बॉडी में, और बेसिकली लार्ज डोजेस के क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। तो उन तीनों को डिफरेंशिएट किया है टू बेसिकली क्लैरिफाई फ्रॉम अ होम्योपैथ्स माइंड, कि कहीं वो सब देख के सब पढ़ के ज्यादा ना डर जाए कि वो प्रूविंग ना करे, क्योंकि प्रूविंग इज बेसिकली अ जैम, बहुत बड़ा जैम है। अब हाँ, यहाँ पे एक बात और डिस्कस करते हैं। आजकल चलो इतनी देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन दी नहीं जाती इंपॉर्टेंस मेडिसिन प्रूविंग्स को। उसके कुछ कारण है, कारणों में हम नहीं जाएंगे अभी। करनी चाहिए प्रूविंग, बट दैट इज फॉर श्योर, इट शुड बी डन, ठीक है ना, फॉर एक्सपीरियंस इट शुड बी डन, बट at least if you are not able to do proving, then one thing should be done कि उन provings को पढ़ा जाए, उन provings को समझा जाए। समझा कैसे जाए? जैसे चलो एक कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। चलो हनुमान सर का ही ले लेते हैं हम, क्रोनिक डिजीज में से कोई भी एनाकार्डियम ले लेते हैं। ये प्रूविंग है ना, ये एक है लाइन लिखी, द फ्यूचर सीम्स टू हिम वेरी डेंजरस as if nothing were imminent but misfortune and danger, distrust in his own power and despondency। ये लाइन लिखी हुई है, इसको समझा जाए, इसको फील किया जाए। बाकी भी चीजें इमेजिन करते हैं ना उल्टी सीधी, मेरे उसने ये कहा, वो मेरे बारे में ये सोचता होगा, वो मेरे बारे में शायद ये कहता होगा, मेरे साथ नाराज तो नहीं, ये भी इमेजिन ही करते हैं ना, ये पास्ट में क्या होगा हुआ था, ये इमेजिनेशन है। तो इनको भी, इसको भी इमेजिन किया जा सकता है, हम सबके अंदर ये ऐसी इमेजिनेशन पावर है। तो पेशेंट की उस फीलिंग को इमेजिन किया जाए कि फ्यूचर सीम्स टू वेरी डेंजरस, तो जब फ्यूचर को डर लग रहा है, उसको खतरा लग रहा है, ठीक है ना। आज एक पेशेंट है, उन्होंने बोला कि जी बुजुर्ग थे, उनका कोई बच्चा नहीं है, बेटी अडॉप्ट की हुई है, उनकी एक फीलिंग है कि अभी बच्चे ना, उनको ये लगता है कि हमारी जरूरत नहीं है उन्हें। तो जो आगे का फ्यूचर है उसमें औखियाई मुश्किल लग रहा है, मुश्किलें लग रही हैं मुझे फ्यूचर में। बच्चे करते बहुत प्यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसा लगता है कि वो हमें अपना नहीं समझते, क्योंकि वो अडॉप्टेड है, उसको पता भी है वो अडॉप्टेड है, तो वो हमें अपना नहीं समझते। हमने सारी उम्र उनके लिए किया, लेकिन आज मुझे डर, और वो रोने भी लग गया इंसान, रोने भी लग गए, आंसू भी आना शुरू हो गया कि आगे जब मैं फ्यूचर में देखता हूँ तो बड़ी मुश्किलें लगती हैं मुझे कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ का क्या होगा, पीछे हम दोनों रह जाएंगे, पता नहीं कुछ। अब यहाँ पे अगर उसी चीज, फ्यूचर सीम्स टू हिम वेरी डेंजरस, जो आगे का फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक, खतरों से भरा हुआ लग रहा है उसको, पता नहीं क्या होने वाला है, इट सीम्स वेरी डेंजरस टू हिम।
डर लग रहा है उसको देख के, उसके एज इफ नथिंग वर इमिनेंट बट मिसफॉर्चून एंड डेंजर। उसको ऐसे लग रहा है कि आगे और कुछ नहीं है, सिर्फ मिसफॉर्चून, बुरी घटनाएं होंगी, गलत घटनाएं होने वाली हैं और बहुत खतरा है। उसको बहुत डर लगा है, उसको डिस्ट्रस्ट इन हिज ओन पावर, अपनी जो शक्ति है, अपनी जो पावर है, उस उसको फील, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, तभी तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसी घटनाएं होगी आगे चल के, मेरे घर वालों को कुछ हो गया, मेरे परिवार को कुछ हो गया, मेरे बिजनेस को कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है भी बहुत, पता नहीं क्या हो जाना, अगर मैं सोच सोच के डर लगता है मुझे उसको। और डर ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि एक डिस्ट्रस्ट है इन हिज ओन पावर, कि मैं क्या करूंगा उस टाइम पे, मैं संभाल पाऊंगा सब, मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन नहीं है कि मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, उसको डिस्ट्रस्ट है, एक कंप्लीट डिस्ट्रस्ट है अपनी शक्ति में, तो मेरे से कुछ नहीं होगा उस टाइम पे। एंड डिस्पोंडेंसी, और ये जो चीज है उसको उदास करती है, एप्रीहेंड करती है, एंशियस करती है, घबराया हुआ है इन सब चीजों को सोच के, इन सब चीजों को देख के। अब इस चीज को अगर आप इमेजिन कर लो, इस प्रूविंग को, ठीक है, you have not done the proving but you have done the second best thing to the proving, क्या आपने एटलीस्ट माइंड में एक इमेजिनेशन तो क्रिएट की इस चीज को समझ के। ऐसा भी पेशेंट आया, उसने ये शब्द बोले, उसने ये फीलिंग बोली, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि ये चीज मैंने एनाकार्डियम में पढ़ी हुई है, क्योंकि आपने मेंटल पिक्चर बना लिया उसकी, आपने उसको इमेजिन करके, उस फीलिंग के साथ जुड़ के, उसको एक तरह से एक्सपीरियंस कर लिया एज इफ इट वाज रियल। ठीक है, हम सामने पेशेंट को देख नहीं सकते उस तरह से प्रूविंग के टाइम के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ तो नजदीक चले गए उस एक्सपीरियंस के, इस प्रूविंग को पढ़ के। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपने मटीरिया मेडिका पढ़ना है, इस तरह से पढ़िए उसको, कि जब पेशेंट कल को मेरे पास आए, मेरे सामने आए, तो ये वाला सिम्टम वो कैसे बोलेगा, वो ये वाला सिम्टम वो क्या चीजें बोलेगा, इसमें क्या क्या बोल सकता है। मैंने तो चलो अपनी समझ के हिसाब से आपको बताया, आप इसमें और भी चीज ऐड कर सकते हो जो वो बोल सकता है, तो क्या क्या कह सकता है आपको, ठीक है ना, विच शुड बी बिटवीन दीज लाइंस, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं, इन लाइंस के अंदर ही होनी चाहिए वो जो आप बना रहे हो चीज, ये भी ठीक है ना। सो योर मटीरिया मेडिका बिकम एक्सपीरियंस बन जाता है, सिर्फ शब्द नहीं रहते फिर, शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता जब तक वो एक्सपीरियंस ना बन जाए, जब तक वो एक्सपीरियंस ना बन जाए। अगर किसी कृष्ण जी ने बोल दिया जी कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं जब तक वो एक्सपीरियंस ना बन जाए, जब तक वो चीज आपके अंदर समान आ जाए एज अ एक्सपीरियंस के, हाँ कर्म का ही मतलब है, फल का बेसिकली रिजल्ट है, जो मजा है वो कर्म में ही है, रिजल्ट इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। सारी उम्र उल्टा सोचते ही निकल जाती कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा, इसमें से निकला क्या, मिलेगा क्या, बनेगा क्या, होगा कि नहीं होगा, जितना प्रोसेस है जो के लिए बोलना है वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द सिर्फ पढ़े हैं, शब्दों को शब्दों की तरह लिया गया, उसको एक्सपीरियंस में नहीं लाया गया, एटलीस्ट करने में ना से पहले अंदर तो एक्सपीरियंस आए उस चीज का, शब्दों का तो एक्सपीरियंस आए, शब्दों की तो एक इमेजिनेशन, एक समझ आए, ये शब्द कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। सो provings can become a very good asset, a very good thing to learn if you know how to use them, ठीक है। एक बार कोई भी एक मेडिसिन उठा लीजिएगा, अभी अगले एक हफ्ते में, 10 दिन में एक मेडिसिन उठा लीजिए, उसके 10 से 15 सिम्टम इस तरह से पढ़ के देखिए, एक बार उसका एक्सपीरियंस लेके देखिए, एंड सी हाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल मटीरियल मेडिकल चेंजेस विद यू, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बदल जाएगी दवाइयों को लेकर। पूछते हैं ये दवाइयां याद कैसे रहती हैं, तो बड़ी मुश्किल है ये दवाइयां याद करनी, बहुत मुश्किल है,
अगर आप रट्टे लगाओगे तो कितना रट लोगे, और रटा हुआ यूज कैसे करोगे। लेकिन हाँ, आज जो मैंने आपको बताया और वो एनाकार्डियम में लिखा हुआ, ये नहीं भूलोगे आप, वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपने उसको ध्यान से सुना है, ध्यान से उस एक्सप्रेशन को समझा है, तो आप भूलोगे नहीं हो। और जब वो आपके सामने आके बैठेगा तब आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा भी ये तो एनाकार्डियम वाली बात आ गई। ठीक है, बाकी के सिम्टम भी मैच करने हैं, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम ये जरूर क्लिक होगा भी एनाकार्डियम में हमने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, तो फिर मजा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, अगर ये नहीं, वो तो खत्म भी है। चल रही ये वाली मेडिसिन ना डॉक्टर कैंट में, वो बहुत लंबी है जी डॉक्टर कैंट में। तो लंबी इसलिए लग रही है क्योंकि मजा नहीं आता। जब मजा आना शुरू हो तो पता ही नहीं लगता पेज गए कहाँ पे, खत्म कब हुई दवाई, कब पढ़ लिया गया उसको। तो जब मजा आता होता है फिर वो कनेक्शन भी जुड़ता जाता है, एक के साथ दूसरे सिम्टम का, दूसरे के साथ तीसरे का, वो एक्सपीरियंस बनता जाता है एक पूरा पेशेंट का। कि हाँ, ऐसी ऐसी एक पिक्चर दिखेगी मेरे को, एक इंसान दिखेगा जो ऐसे लेटा हुआ, उसका चेहरा नीला हुआ हुआ है, सांस उसको आ नहीं दे, बोलता पंखा चला दो यार, पंखा चला दो। बिना पंखे के उसको और ज्यादा सफोकेशन महसूस होती है। रूम जाने में बदला, उसको देखो तो कैसा चेहरा है, तो कार्बोवेज लग रहा है। फेंट होने की उसके कंडीशन में बैठा है, इसको तो पता ही नहीं भी 2 सांसें लेगा कि नहीं लेगा। और ये कंडीशन इसकी 3 दिन से बनी हुई है, क्योंकि स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज है। जहां पे लोग 3 घंटे नहीं निकालते, 3 दिन निकाल गया। तो एक पिक्चर बन जाती है दिमाग में, मटीरिया मेडिको पढ़ते पढ़ते पढ़ते। और जब ऐसा बंदा दिखा तो फिर सोचने की जरूरत नहीं थी कि कौन सी दवाई देनी है उसको। दवाई अपने आप ही आ जाती है कार्बोवेट। चलो, सोलिज्म 113, the only exceptions to these are the नार्कोटिक मेडिसिन। बोलो ये जो हमने पहले किया है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन, इसके एक ही एक्सेप्शन आती है बेसिकली, नार्कोटिक मेडिसिन व्हाइल प्रूविंग एज दे इन देयर प्राइमरी, जब वो प्राइमरली एक्ट करते हैं किसी पेशेंट के ऊपर, चाहे स्मॉल डोजेज में क्यों ना दिया गया उनको, वो जो सेंसिटिव कुछ पार्ट है इरिटेशन का, वो प्राइमरी एक्शन में उसको ना दबा देते हैं। जैसे स्पून सा आ गया, सेंसिबिलिटी जो है वो प्राइमरी एक्शन। It frequently happens that in their secondary action, even from moderate experimental doses on healthy bodies, an increased sensibility and a greater irritability, ठीक है ना, उसे इनके जो इरिटेबल या सेंसिबिलिटी की एक्साल्टेशन है, वो बेसिकली सेकेंडरी एक्शन में जाके निकलती है। जब वाइटल फोर्स उस पे आती, with the exception of these narcotic substances, in experiments with moderate doses of medicine in healthy bodies, we observe only their primary action, that is, those symptoms wherewith the medicine deranges the health of human being and develops in him a morbid state of longer or shorter duration. लेकिन इनको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी की जितनी भी दवाइयां हैं, मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, जब उनको मॉडरेट डोजेस में दिया जाता है किसी हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर, तो वहां पे हमें सिर्फ उनके प्राइमरी एक्शन ही दिखता है, क्योंकि हेल्दी बॉडी है तो वहां पे वाइटल फोर्स में तो कोई रिएक्शन देना नहीं प्राइमरी सेकेंडरी उसमें, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी हेल्दी है। जितनी भी डिजीज आएगी, जितने भी सिम्टम मिलेंगे, वाइटल फोर्स का सिर्फ इतना ही एक्शन होगा कि उसको खत्म कर देगी वो। ठीक है, दैट wherewith the medicine deranges the health of human being and develops in him a morbid state of longer or shorter duration. तो हमें सिर्फ वो सिम्टम मिलेंगे जो प्राइमरी एक्शन के हैं, जहां पे वो मॉर्बिड स्टेट बनाते, चाहे छोटे समय के लिए बनाए चाहे लंबे समय के लिए बनाए, कुछ सिम्टम्स यूज करती है, और वो जो सिम्टम है वो एक्सपेरिमेंट्स में नोट किए जाते हैं, प्रूविंग्स में नोट किए जाते हैं, उनको लिख लिया जाता है कि ये जो मेडिसिन है ये चीजें प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है हेल्दी ह्यूमन बॉडी, दस इट मींस कि ये सिम्टम क्योर करने की कैपेबिलिटी इस दवाई
है। मटीरियल मेडिका में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, इस दवाई ने ये क्योर किया, इस दवाई ने ये प्रोड्यूस किया, दोनों चीजें लिखी होती हैं, वो दोनों ही उसकी एक्शन के अंडर आ जाती हैं। बड़े ना एक मटीरियल मेडिका में लिखा है, सल्फर हैव द टेंडेंसी टू ब्रिंग आउट ओल्ड इरप्शंस। ओहो, होम्योपैथी ने वो भी जिन्होंने आधी होम्योपैथी पढ़ी बिना ऑर्गेनन पढ़े, पढ़ लिया, बात फैला दी, वो सल्फर मत देना, सल्फर तो अंदर से बीमारी निकाल देती है बाहर। लोगों को भी बता दिया ये वाली दवाई मत लेना, है तो बीमारी बाहर निकाल देती। तो उसका एक पार्ट है सल्फर का कि कोई ओल्ड सप्रेस्ड इरप्शंस हैं जिनकी बाद कोई बहुत भयंकर प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो जैसे जैसे वो इरप्शन भयंकर प्रॉब्लम ठीक होती है तो सल्फर जो ओल्ड इरप्शन है उनको बाहर निकाल लाती है। उन्होंने बात ही बना दी। अब आते हैं जी पेशेंट, अक्सर सुना है जी होम्योपैथी पहले बीमारी बाहर को निकालती है। बाहर को निकालने का क्या मतलब, बीमारी को ठीक करती है होम्योपैथी, बाहर कहाँ निकाल देगी। मैं अच्छी बात है ना, बाहर निकल जाएगी शरीर से तो, नहीं नहीं, वो बोलते जी स्किन के ऊपर निकाल देती है। अगर आपको हुई होगी तो ही निकालेगी, अगर कभी हुई नहीं तो कहां से निकाल देगी वो। सही मेडिसिन ऐसे कैसे निकाल देगी दवाई बाहर। लेकिन वो वही है ना कि वो हाफ नॉलेज इज टू डेंजरस। पढ़ लिया किसी मटीरियल मेडिका में तो सल्फर ये चीज करने की कैपेबिलिटी रखती है उसमें कैपेबिलिटी, लेकिन यही तो उसका क्योरेटिव एक्शन है, यही तो वो ऐसे ही तो क्योर करती है सल्फर। Sulfur is a prominent remedy for suppressed eruptions when there are some ailments coming after suppressed eruptions, suppressed discharges, suppressed perspiration. Sulfur उनमें से एक दवाई है, तो जो सप्रेस हुआ वो तो उसी को निकाल रही है, क्योंकि सप्रेस होकर कोई और भयंकर गंदी चीज बनी हुई है, वो गंदी बीमारी का रूप ले गया है, वो और ज्यादा डेंजरस बीमारी का रूप ले गया है, तो उसको क्योर करते करते सल्फर वो पुराने सप्रेस्ड चीजों को बाहर निकाल देती है। लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं कैसे इन्होंने बात चली चली ये चला दी कि जी होम्योपैथी ना चीजों को पहले बढ़ाती है जी फिर कम करती है। अच्छा ये एक नया कि बढ़ाती है तो फिर और फिर कम करती है। जब आप आए हो तो इसीलिए आए क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है सब कुछ, अगर नहीं बढ़ा होता आराम से घर पे बैठे होते आप। ऑलरेडी इतने सालों से एलोपैथी ले लेके बढ़ा ही हुआ है ना, तो जो बढ़ा हुआ है इससे ज्यादा क्या बढ़ जाएगा उसका। ये एक मिसकंसेप्शन है पेशेंट के दिमाग में, डाली गई है, निकालना हमारा काम है। वो चाहे ऐसे बातों में निकाला जाए, चाहे लॉजिक देके निकाला जाए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ हाँ या ना से निकलने वाली नहीं होती। उनको बोलते ना, जब कील बाहर निकली हो तो उसको उतनी जोर से अंदर डालना पड़ता है, और अगर अंदर डाली हो तो उतनी जोर से बाहर निकालना पड़ता है। ये वही काम है, वो जितने जोर से अंदर गई हुई है बात उतने जोर से उसको बाहर निकालना भी पड़ता है। ठीक है, उनको लॉजिक देके समझा के, ऐसी एग्जांपल्स देके उनको बताना पड़ता है जी ये ऐसे है। ठीक है, among these symptoms there occur in the case of some medicines not a few which are partially or under certain conditions directly opposite to other symptoms that have previously or subsequently appeared. अब among these symptoms कुछ मेडिसिन में ऐसे आ जाते हैं जो कि पहले अलग कंडीशंस में उसके डायरेक्टली ऑपोजिट थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले किसी को मेडिसिन दी, रूमिंग के लिए उसको डायरिया हो गया, दोबारा से जब वो दी गई किसी और पेशेंट में या उसी पेशेंट में दोबारा, पेशेंट मतलब हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, उस प्रूवर में दोबारा दी गई तो उसी दवाई ने कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर दी, but which are not therefore to be regarded as actual secondary reaction or the mere reaction। बोला लेकिन ये secondary reaction या mere reaction नहीं है vital force का, but which only represent the alternating state of the various paroxysm of the primary action। ये उसी प्राइमरी एक्शन की ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स हैं। ठीक है ना, जब हम एक हेल्दी इंडिविजुअल में दवाई दे रहे हैं तो वहां पे सेकेंडरी एक्शन में ऑपोजिट स्टेट नहीं प्रोड्यूस करेगा वो,
वो आपको बता दिया कि वो सिर्फ नारकोटिक्स में हो सकती है ऐसी चीज, बट बाकी की मेडिसिन में चीज नहीं आती। तो वो क्या है, उसको बोल रहे कि कैसे लेना है, कि दे आर दी ऑल्टरनेटिव स्टेट्स ऑफ द सेम प्राइमरी एक्शन। वो दो अलग अलग पैरोक्सिज्म है उसी प्राइमरी एक्शन के। दे आर टर्म्ड ऑल्टरनेटिंग एक्शंस, उनको हम ऑल्टरनेटिंग एक्शंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, आज यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि उसके दो कारण है। एक कारण तो ये है कि मेरे पास आज यहाँ पे चार्जिंग वाला पॉइंट नहीं है और बैटरी रहेगी 4%। ठीक है, और दूसरा कि इसके आगे एक वो थोड़ा सा जुड़ी हुई चीजें शुरू होंगी, 4-5 एल्गोरिज्म जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो आज नहीं उसको शुरू कर, नेक्स्ट से ही शुरू। तो यहां तक कोई चीज जो नहीं समझ में आई, आज की जो हमने डिस्कशन की उसमें कोई बात जो नहीं समझ में आई आपको, या कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का? सर रूबिक्स का एक्चुअल मीनिंग देखना हो तो कहाँ पे देखें? आप कौन क्या करें, डॉक्टर है कि स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं अभी? स्टूडेंट, स्टूडेंट है कौन अभी। से ईयर में? कौन से ईयर में? थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। रूब्रिक्स का एक्चुअल मीनिंग आपको मटीरियल मेडिका में पता लगेगा। ठीक है, कौन सी मटेरिया मेडिका? कोई भी मटीरियल मेडिकल लो, शुरू करो डॉक्टर कैंट से शुरू करो। ठीक है ना, डॉक्टर कैंट में डॉक्टर अपने ये डॉक्टर एलन के की नोट्स में, लेकिन उसमें की नोट्स नहीं समझ, ऐसे उसको एज अ की नोट नहीं यूज करना, उसको एज एन एक्चुअल पूरा मटीरियल मेडिका उसको पढ़ना है। ठीक है ना, तो डॉक्टर कैंट से शुरू कीजिए, डॉक्टर एलन है, डॉक्टर नैश है, तो धीरे धीरे करके प्रूविंग में देखिए उसको, आपको रूब्रिक्स के मीनिंग अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फास्टिडियस है, आज जाके आर्सेनिक में, डॉक्टर कैंट के आर्सेनिक में इसका मतलब देखना, आपको समझ में आ जाएगा, और मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए मेरा जो थैंक यहाँ पे मेन होता है, एम होता है, मकसद होता है, वो ये होता है कि पढ़ना सिखाना है आपको कि पढ़ना कैसे है, ताकि आप आगे चल के एक प्रैक्टिस बन जाए, एक अंदर चीज बन जाए भी, हाँ ऐसे पढ़ा जाता है चीजों को। ठीक है, आप अपना और आगे री इन्वेंट कर सकते हैं चीजों को, पर एटलीस्ट जो जब अब तक मैंने समझा है वो तो मैं बता ही सकता हूँ आपको। ठीक है ना, तो जाइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आर्सेनिक में जाइए, वहां पे एक पैराग्राफ है जहां पे फास्टिडियस को एक्सप्लेन किया गया है, और वो आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस है, ये भी मैं साथ में बोल देता हूँ। फास्टिडियस एक जनरल ब्रॉड रूब्रिक है, लेकिन वहां पे फास्टिडियसनेस जो है वो आर्सेनिक की बताई गई है। फिर ऐसे ही आप पल्साटिल्ला में जाओ, वहां पे भी फास्टिडियसनेस एक्सप्लेन की गई है, लेकिन वो पल्साटिल्ला की फास्टिडियसनेस। फिर ग्रेफाइट्स में जाओ, वहां पे भी फास्टिडियस दी गई है, वो ग्रेफाइट्स की है। नक्सवामिका में नक्सवामिका फास्टिडियस दी गई है, और आप चारों को लिख लो एक पेज के ऊपर, और फिर देखो कि चारों फास्टिडियसनेस में कितना फर्क है। तो जब आप रूब्रिक डाल लेते हो फास्टिडियस, तो वहां पे काम नहीं खत्म होता, दैट डज नॉट फिनिश द जॉब। फास्टिडियस में जितनी भी दवाइयां मतलब एक जैसी। रूब्रिक्स को समझना, रूब्रिक्स को अभी मत पढ़िए, आप थर्ड ईयर में हैं, अभी मत जाइए उस तरफ, अपना मटीरियल मेडिका स्ट्रॉन्ग कीजिए। मुझे मालूम है कई आपके सीनियर हैं, कई होंगे, ठीक है ना, कि रूब्रिक्स की तरफ थोड़ा सा, लेकिन रूब्रिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मटीरियल मेडिका से है और कहीं से नहीं है। और फास्टिडियस में ये सब दवाइयां दी गई हैं, आपको कैसे पता भी कौन सी देनी है? जो सामने पेशेंट बैठा है वो कैसी आर से फास्टिडियसनेस शो कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? वो तो मटीरियल मेडिका में दिया हुआ। तो मटीरियल मेडिका को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार उस तरह से करके देखिए, अपने मटीरियल मेडिका को पढ़ के देखिए,
और फिर देखिए क्या निकलता उसमें से। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? होम्योपैथी तो जितना आप गुड़ डालते रहोगे उतनी मीठी होती जाती है, सीधा इसका फंडा है। जितना आप पढ़ते रहोगे, जितना उसको समझते रहोगे, जितना मीठा कर, उतना ही आसान होती जाती है। इसीलिए शुरू शुरू में जब नॉलेज कम होती है, थोड़ी होती है, तो बड़ी मुश्किल लगती है प्रैक्टिस करनी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, दिमाग में चीजें आती जाती हैं, एक्सपीरियंस आता जाता है चीजों का, वैसे वैसे आसान लगनी शुरू हो जाती है। वैसे वैसे दवाइयां समझ में आनी शुरू होती हैं, पेशेंट में दिखनी शुरू हो जाती है वही दवाइयां। तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस को आसान करने का तरीका है कि लग के धीरे धीरे करके उसको समझ करिए, उसमें लगे रहिए, ऑर्गेनन को, मटीरिया मेडिका को, फिनोमिनन्स को, प्रिंसिपल्स को समझ करिए, और उतनी ही उसकी क्लैरिटी आती रहती है, उतनी ही वो चीजें साफ सुथरी दिखाई देने लगती हैं। अच्छा, 1% रहेगी बैटरी। नेक्स्ट टाइम से जो पहले का आधा पौना घंटा है हर ऑर्गेनन क्लास का, हम एक केस डिस्कस किया करेंगे, ठीक है ना? हर बार उस केस में से एक टॉपिक, एक पार्ट लिया करेंगे, और फिर उसको ऑर्गेनन के साथ डिस्कस किया करेंगे आगे, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ऐसा शेड्यूल बनाएंगे 2 घंटे का ऑर्गेनन की क्लास का, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, गुड नाइट सबको।